गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का द्रोणा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं गोविंद राठौर आपको फर्स्ट क्लास में डाइस स्टार्टिंग जो की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो डाइस में हमने काफी चीजें आपको बता दी थी, एक बार फिर से हम वही चीजें रिवाइज कर देते हैं कि हमने आपको क्या क्या बता दिया था। तो हमने सबसे पहले बताया था कि डाइस और क्यूब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें बताया गया था कि डाइस is made by cube and dice is made by square and rectangle and cube is made always made by cube is made by always square and dice is made by square and rectangle। इसके बाद हमने आपको बताया था टाइप ऑफ डाइस कि डाइस के कितने प्रकार होते हैं। तो डाइस दो प्रकार का बताया गया, स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मानक पाशा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस साधारण पाशा। स्टैंडर्ड डाइस में बताया गया कि दो विपरीत सतहों का योग 7 हो उसे मानक पाशा के अंतर्गत रखा जाता है, तथा जहां पर पास की दो सतहों का योग 7 हो उसे साधारण पाशा के अंतर्गत लिया जाता है। मानक पाशा के अंतर्गत विपरीत सम ऑफ टू अपोजिट साइड्स, दो विपरीत सतहों का योग मानक पाशा कहलाता है, तथा साधारण पाशा अर्थात दो पास की दो सतहों का योग जहां पर 7 हो जाए उसे साधारण पाशा के अंतर्गत लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लेते हैं हम लोग, यहां पर मानक पाशा में बताया गया कि दो विपरीत सतहों का योग अर्थात 1 2 3। विपरीत सतहों का अर्थ ये हुआ कि जो पास की दो सतहें होंगी आपस में, ये पास की ये वाली और ये वाली, इन पास की सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। यदि पास की सतहों का योग 7 नहीं होगा तो इनकी विपरीत सतहों का योग 7 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर यदि 1 लिखा हुआ है तो इसके जस्ट पीछे वाली सतह पे 6 मिलेगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से साधारण पाशे में बताया गया कि साधारण पाशे में जो पास की दो सतह होगी उनमें से किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 होगा, जैसे 3 4 और 2। तो यहाँ पर 4 और 3 ये जो पास की सतह हैं इनका योग 7 हुआ। इससे हमारी पहचान होगी कि ये जो पाशा है वो साधारण पाशा होगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे इसी में ऑफ डाइस। पहली क्लास में हमने आप लोगों को ये बता दिया था कि जब साधारण पाशा या मानक पाशा में विपरीत कैसे फाइंड किया जाता है, ये आपकी क्लास हो चुकी है। अब उसके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा कंपैरिजन ऑफ डाइस। कंपैरिजन ऑफ डाइस अर्थात पाशों की तुलना किस प्रकार से की जाएगी, क्योंकि पाशे में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है हमारी अपोजिट निकालना, अपोजिट फाइंड करना। यदि पाशे में अपोजिट फाइंड करना आ गया तो पूरा टॉपिक ये समझ लेंगे कि हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अपोजिट फाइंड करने के लिए हमें कंपैरिजन करना आना चाहिए कि दो पासों के बीच किस प्रकार से कंपैरिजन किया जाएगा, या 3 पासों के बीच किस प्रकार से कंपैरिजन किया जाएगा। यदि ये सीख गए तो हमारा डाइस चैप्टर बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। तो कंपैरिजन ऑफ डाइस में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले फर्स्ट, व्हेन टू डाइस, जब दो पासे दिए होंगे।
जब दो पासे दिए होंगे, व्हेन टू डाइस गिवन, जब हमें दो पासे दिए जाएंगे तब हम पढ़ेंगे कि उनके बीच में कंपैरिजन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो इसमें भी एक मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होती है लोगों को कि कंपैरिजन जो होता है वो स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड टू नॉन स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड टू नॉन स्टैंडर्ड किस प्रकार से करें हम कंपैरिजन, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो इसमें कंफ्यूजन आज से आपको दूर कर लेनी है। आपको याद रखना है कि जो कंपैरिजन होता है वो स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड, पहला स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड कंपैरिजन होता है, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड टू नॉन स्टैंडर्ड में भी कंपैरिजन होता है, और तीसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो याद रखने वाली ये है कि कंपैरिजन हमारा स्टैंडर्ड टू नॉन स्टैंडर्ड भी होता है। अर्थात मानक पासा का कंपैरिजन मानक पासा के साथ भी होता है, साधारण पासे का कंपैरिजन साधारण पासे के साथ भी होता है, और मानक पासे का कंपैरिजन साधारण पासे के बीच में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से करते हैं कंपैरिजन। तो सबसे पहले बताया गया कि व्हेन टू डाइस गिवन, यानी कि जब हमें दो डाइस दी जाएंगी तो उनमें कंपैरिजन हमें किस प्रकार से करना है। तो जैसे यहां पर लिखा जाए 2 3 1, 4 3 5। तो यहां पर सबसे पहले जब ये डाइस बनी होंगी तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन सी डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस दी गई है या नॉन स्टैंडर्ड दी गई है। तो यहां पर पहचान करने का वही तरीका, स्टैंडर्ड डाइस का पहचान क्या होती है कि किन्हीं भी पास की दो सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो यहां पर देखो इसमें भी किसी भी पास की सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, जबकि इसमें पास की दो सतहों का योग 7 हो रहा है। तो ये तुम्हारा होगा स्टैंडर्ड डाइस और ये होगा नॉन स्टैंडर्ड। ये आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा और ये आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो इनके बीच जब कंपैरिजन किया जाता है तो कंपैरिजन करने में हमें ये देखना होता है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों पासों में कॉमन दिया गया है। तो इन दोनों पासों में हमें कॉमन नंबर जो दिखा वो दिखा 3। तो अब 3 जो कॉमन नंबर होता है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा घुमा देते हैं। जो पार्ट कॉमन मिलता है उसे लिख लेने के बाद हम इसे क्लॉकवाइज में घुमा देते हैं। क्लॉकवाइज में घुमाने के बाद इसमें हमें मिला क्या, 1 मिला और इसमें हमें 2 मिला। कॉमन पार्ट के पास साथ में कॉमन पार्ट लिखते हैं और उसे भी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो 3 के बाद क्या मिला, 5 मिला और यहां पर कितना मिला, 4 मिला। तो यहां से 2 का अपोजिट जो आया वो 4 आ गया, 1 का अपोजिट 5 हो गया। अब इसके बाद जो अपोजिट 3 का होगा, जो इसमें से नंबर नहीं दिखाई दे रहा है वही नंबर हमारा 3 का अपोजिट। तो हम लोग सीख रहे हैं कि व्हेन वन नंबर लेटर सिंबल इज कॉमन। तो जब एक नंबर दोनों पासों में एक नंबर कॉमन होगा तो अपोजिट हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे कि हमने पहले देखा दोनों पासों में जो नंबर कॉमन मिला वो हमने लिख लिया और उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के सारे नंबर राइट कर लिया यहाँ पर। तो 3 के बाद क्या मिला, 1 मिला, 1 के बाद क्या मिला, 2 मिला। यहाँ पर इसमें 3 जो कॉमन नंबर होगा कॉमन के सामने कॉमन नंबर लिखेंगे और इसे भी सेम वही जो इसमें करेंगे वही इसमें करेंगे। यदि इसे हमने क्लॉकवाइज घुमाया है तो इसे भी हम क्लॉकवाइज घुमा के लिखेंगे 5 और 4।
तो यहां से आ गया 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट अब क्या हो जाएगा, जो यहां से 3 का अपोजिट है वो होगा जो नंबर यहां पे हमने नहीं लिया गया। तो 1 2 3 4 5 तो बचा क्या 6, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे हमने इसमें इसे क्लॉकवाइज घुमा के निकाला है, उसी प्रकार से बिल्कुल सेम हम इसे एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। यदि इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लिखेंगे कि 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, तो सेम जो हम कंडीशन इसमें लगाएंगे वही कंडीशन दूसरे वाले पासे में भी, दूसरे वाले डाइस में भी फॉलो करेंगे। तो 3 के बाद इसमें भी इसे भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 के बाद इसमें क्या मिलेगा 4 और फिर क्या मिलेगा 5। तो यहां से भी देखो 1 का अपोजिट कितना मिला था 5, तो यहां से भी 1 का 5, 2 का 4 तो यहां से भी 2 का 4 आया था और 3 का भी यहां से भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अपोजिट दोनों में सेम ही आएगा, हम उसे चाहे क्लॉकवाइज घुमा के लिख सकते हैं या उसे एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा के लिख सकते हैं। अब ये हुई कंडीशन जब हमारे दो पासे दिए जाएंगे और उनमें जो कॉमन होगा वो केवल एक ही नंबर होगा। अब नेक्स्ट टाइप आएगा तुम्हारा व्हेन 2 नंबर्स सिंबल या लेटर्स आर कॉमन, जब हमारे 2 नंबर क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे। जैसे इस पासे में दर्शाया गया, यहां से 2 3 और यहां से भी हमें क्या मिला 2 और 3 मिला। तो सबसे पहले हमें जो कॉमन मिलेंगे वो हम कट कर देंगे। अब बचा क्या, हमारे पास ये बचा 1 और ये बचा 4, तो यहां से 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन अब यदि इस क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया गया कि बताओ 5 का अपोजिट क्या होगा, हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ 5 का अपोजिट क्या होगा, तो अब 5 का अपोजिट फाइंड करने के लिए हमें केवल इससे काम नहीं चलेगा, हमें जो बाकी बचे हुए लेटर हैं उनके भी अपोजिट फाइंड करने होंगे। तो अब यहां से 5 का अपोजिट फाइंड करने के लिए यहां से हमने सबसे पहले पासा देखा कि ये जो पासा दिए गए हैं वो कौन से पासे दिए गए। तो यहां से हमें ये मिला स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्डाइज, और ये मिला हमें नॉन स्टैंडर्डाइज। ये 7 हो जाएगा इनका योग, तो ये हो जाएगा नॉन स्टैंडर्डाइज। अब 5 का अपोजिट फाइंड करने के लिए देखो ये सभी को पता है कि जब कभी भी अपोजिट फाइंड करना होता है तो जब स्टैंडर्ड डाइस होता है तो स्टैंडर्ड डाइस में बताया जाता है कि 2 अपोजिट साइड्स जो सम होगा 2 अपोजिट साइन सम 7, 2 विपरीत सतहों का जो योग होगा वो 7 होगा। ये कंडीशन होती है स्टैंडर्ड डाइस की। जबकि नॉन स्टैंडर्ड डाइस में इस प्रकार से अपोजिट फाइंड कभी भी नहीं किया जाता है। तो अब यहां से हमें 5 का अपोजिट फाइंड करने के लिए 1 का तो 4 हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद बढ़ेंगे कि जो 2 दिया गया है 2 का अपोजिट क्या हो सकता है। तो 2 का अपोजिट देखो, जो पासा होता है उन पासों में जो अपोजिट साइड होती हैं वो कभी भी पास की सतहों पर नहीं हो सकती हैं। तो 2 की जो अपोजिट साइड होगी वहां पर 3 नहीं हो सकता है और 1 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो 2 के पास वाली सतह है उसमें 3 लिखा हुआ है और इधर 2 की पास वाली सतह पर 1 लिखा हुआ है। इसलिए 2 का जो अपोजिट है, विपरीत है, वो कभी भी 3 और 1 नहीं हो सकता है। तो अब 2 के अपोजिट हो क्या सकते हैं, तो बचे कौन से नंबर 1 4 2 3 ये हो चुके, तो बचे क्या अभी 5 और 6। यानी कि अब इस 2 के अपोजिट 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इसी प्रकार से यहां पे यदि 3 का अपोजिट पूछा जाता है तो 3 के अपोजिट में भी 2 नहीं हो सकते और 1 नहीं हो सकता। तो बचा क्या, इसके लिए भी क्या बचा 5 और
तो यहां से ये निकल के आया कि 2 के अपोजिट में 5 या 6 में से कोई भी एक हो सकता है। वही कंडीशन 3 के साथ भी आई कि 3 के अपोजिट में भी 5 और 6 में से कोई भी एक हो सकता है। अब हमसे फाइंड करने के लिए कहा क्या गया है, 5 का अपोजिट फाइंड करने के लिए कहा गया। तो 5 के अपोजिट में अब हमें दिखे क्या, 5 के अपोजिट में हमें 2 भी दिख रहा है और 5 के अपोजिट में हमें 3 भी दिख रहा है। अब ये कंडीशन यहां से निकली कि 5 के अपोजिट में 2 और 3 आ गए। अब हम जाएंगे ऑप्शन में। क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किस प्रकार से दिए गए। अब इसका आंसर क्वेश्चन के आधार पर शुद्ध किया जाएगा। जैसे अब इसमें ऑप्शन किस प्रकार से तुम्हें बनाएगा, ऑप्शन ए 2, बी 1, सी 4 और डी 3, 6। पहला ऑप्शन इसने बनाया 2, 1, 4, 6। जब इस प्रकार की कंडीशन होगी तो हम आंसर क्या ठीक करेंगे। तो 5 का अपोजिट हमें 2 मिला और 3 मिला। तो अब इन दोनों में से यहां पर हमने ऑप्शन जब देखा तो इन दोनों में से हमें केवल एक ही नंबर मिला। तो हमारा अब यहां से आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब दूसरा जो ऑप्शन बनाएगा वो क्या बनाएगा, उसने बनाया 1, 3, 6 और 4। अब यहां से बोलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब यहां से देखो 5 का अपोजिट पूछ रहा है, तो अब इसमें से कौन सा मिला, 3। केवल एक ही नंबर मिल रहा है, तो अब यहां से आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके अलावा और ऑप्शन क्या बना सकता है, जैसे उसने बनाया 1, 4, 6, लास्ट ऑप्शन उसने बनाया 2 और 3, 2 और 3। अब यहां से 5 का अपोजिट पूछेगा तो आंसर क्या ठीक करेंगे हम लोग, 2 और 3। इनमें से कोई एक हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। इसके अलावा और ऑप्शन क्या बना सकता है, और वो ऑप्शन बना सकता है ऑफ दिस, ये 1, 4 सी एंड डी यानी कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जब इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे, अब यहां से आंसर क्या ठीक करेंगे 5 के अपोजिट में। तो 5 के अपोजिट में हमें है क्या दिया गया, 2 और 3 दिया गया। तो यहां से ना तो 2 मिल रहा है कहीं पर, ना तो 3 मिल रहा है। तो अब यहां से आंसर जो आएगा वो आएगा सी एंड डी, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता कि 2 है या 3 है। ठीक, तो अब यहां से आंसर क्या ठीक करेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। इतने टाइप से इसमें ऑप्शन वो बना सकता है। एक क्वेश्चन के इतने ऑप्शन वो बना सकता है। तो आपको यही याद रखना है कि हमें कौन सा ऑप्शन यहां पर लेना है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, का कंपैरिजन किस प्रकार से करेंगे, या नॉन स्टैंडर्ड टू नॉन स्टैंडर्ड का कंपैरिजन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड देखो, अब इसमें क्या हुआ कि इसमें हमारे कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहे हैं, कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा। ये भी स्टैंडर्डाइज है और ये भी हमारा स्टैंडर्डाइज है। अब इसमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा था। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि जब एक नंबर कॉमन होता है तब कैसे अपोजिट निकालते हैं, जब 2 नंबर कॉमन मिल जाते हैं तो अपोजिट किस प्रकार से निकालते हैं। अब इसमें दिया गया कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिया गया है, फिर भी हमसे पूछेगा कि बताओ 4 की अपोजिट साइड क्या होगी, 4 की अपोजिट साइड क्या होगी। तो अब किस प्रकार से करेंगे।
तो हमें जब सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा तो ये हमने जो दोनों डाइस दिखी वो स्टैंडर्ड दिखी। जब स्टैंडर्ड डाइस दी जाएंगी तो उसमें अपोजिट फाइंड करने के लिए जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तो उसमें तुम्हें ये चीज पता होगी कि स्टैंडर्ड डाइस में टू अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो उनका योग जो होता है, उनका जो सम होता है वो 7 होता है। तो यहां से एक का यदि अपोजिट पूछा जाएगा तो क्या निकल के आएगा, जहां से इसका योग 7 हो रहा होगा। अब इसका योग 7 किसके साथ होगा, 6 के साथ होगा। तो 1 का अपोजिट यहां से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये 2 इसका यदि अपोजिट पूछेगा तो 2 का अपोजिट किसके साथ इसका योग 7 करेगा, तो ये किसके साथ होगा, 5 के साथ हो जाएगा। तो 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके बाद कंडीशन आएगी 3 की। तो 3 के लिए वही कंडीशन कि 3 का सम्स किसके साथ 7 हो जाएगा, तो किसके साथ होगा, 4 के साथ हो जाएगा। तो ये अपोजिट आपस में निकल के आ जाएगी। ये कंडीशन थी स्टैंडर्ड डाइस से स्टैंडर्ड डाइस की। स्टैंडर्ड डाइस से स्टैंडर्ड डाइस के लिए जब विपरीत पूछेगा तो उसमें हमें विपरीत के लिए ये देखना होगा कि किनका सम्स 7 हो रहा है। आपस में जिनका सम्स 7 हो रहा होगा वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन आएगी, जब हमें दिया जाएगा स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड टू नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड जब पासा दिया जाएगा, जैसे ये भी हमारा नॉन स्टैंडर्ड है। 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये भी हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है और ये भी हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब इनके भी जब कंपैरिजन करना होगा, जब हमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिया जाएगा, फिर भी हमसे अपोजिट फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो हम अब इसमें कैसे फाइंड करेंगे। तो अब यहां से स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड वाली कंडीशन नहीं फॉलो होगी। वहां पर वो कंडीशन फॉलो हुई थी, क्यों, क्योंकि वहां पर हमें पता है कि 2 अपोजिट साइड्स जो होती हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस की, जो 2 अपोजिट साइड्स होती हैं वो उनका जो सम होता है वो 7 होता है, जबकि ये कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड डाइस में फॉलो नहीं होती है। तो यहां से जब हमें इनका अपोजिट फाइंड करने के लिए दिया जाएगा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, तो इसमें अपोजिट फाइंड करते हैं टॉप का टॉप से। इसमें जो अपोजिट निकलता है वो टॉप से निकलता है। लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड होता है अपोजिट, और राइट साइड का अपोजिट राइट साइड से होता है। इसका अर्थ हुआ 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग फाइंड करेंगे नॉन स्टैंडर्ड टू नॉन स्टैंडर्ड का। सेम कंडीशन होती है हमारी स्टैंडर्ड टू नॉन स्टैंडर्ड की। यही सेम कंडीशन हमारी स्टैंडर्ड टू नॉन स्टैंडर्ड की भी होती है कि टॉप का टॉप से, लेफ्ट का लेफ्ट से, और राइट वाले का राइट वाले के साथ अपोजिट निकाला जाता है। कि जब हमारी जो डाइस दी जाएंगी वो रेक्टेंगल शेप में दी जाएंगी, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। और इसमें भी कंडीशन वही होगी हमारी कि एक नंबर कॉमन मिलेगा या एक भी नंबर कॉमन ना मिलता है। यहाँ पे जैसे ये तो आपको पता है कि एक नंबर जब कॉमन होता है तो किस प्रकार से निकालते हैं, जो नंबर कॉमन होता है उसे लिखा हमने और क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो 3 के बाद 5 और 5 के बाद 1 मिल गया। इसी प्रकार से अपोजिट के सामने अपोजिट लिखेंगे और इसे भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 3 के बाद क्या मिला, 4, और 4 के बाद में क्या मिला, 6। तो अब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जिस नंबर का प्रयोग नहीं किया गया तो किसका प्रयोग नहीं हुआ, 2 का नहीं हुआ, तो इनका अपोजिट इस प्रकार से
फाइंड किया जा सकता है। अब जैसे इसमें कोई भी नंबर कॉमन ना मिले, अर्थात यहाँ पर 3 के स्थान पर क्या हो, 2 हो, तो अब यहां से देखेंगे कि यहां से हमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसमें भी जब हमारी शेप रेक्टेंगल में हो जाएगी तो इसमें भी हमें यही याद रखना है कि इसमें भी टॉप के साथ इसका लेफ्ट वाले का इस साइड का इस साइड वाले के साथ और इस साइड वाले का इस साइड के साथ अपोजिट हो जाएगा। जैसे 3 का अपोजिट 4 होगा, 1 का 2 होगा और 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चनों को करके देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से अपोजिट फाइंड किया जा सकता है। 2 डाइस होंगी, 3 डाइस होंगी और उसमें 3 से एक्स्ट्रा यानी 4 डाइस भी हो सकती हैं, तो उनके अपोजिट हम लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया और इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बताओ 5 का अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पर 5 का अपोजिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा डाइस दिया गया है उसमें से कौन से ऐसे पद हैं जो कॉमन मिल रहे हैं। वन फेस कॉमन है या 2 फेस कॉमन है या कोई भी फेस कॉमन नहीं है, तो हमें यहां से मिला 1 फेस कॉमन, यानी कि एक नंबर कॉमन मिला हमें, वो भी क्या 6। तो 6 लिया हमने और उसे या तो क्लॉकवाइज घुमा के लिखे या फिर इसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लिखे। जो प्रक्रिया इसमें की जाएगी वही प्रक्रिया हमें इसमें भी फॉलो करवानी होगी। तो इसमें हमने लिया कि 6 के बाद क्लॉकवाइज घुमाया और हमें 6 के बाद क्या मिला 3 के बाद क्या मिला 2 मिला। वही जो कॉमन नंबर होगा कॉमन नंबर के सामने लिखेंगे और इसे भी क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या मिला 4 और 4 के बाद क्या मिला 5 मिला। तो यहां से 2 का अपोजिट कितना आ गया 5। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट क्या आ गया 2 आ गया। अब यहां से यदि 4 का अपोजिट पूछा गया होता तो कितना आ जाता 3 आ जाता, या 6 का अपोजिट पूछा गया होता तो 6 का अपोजिट अब क्या हो जाता। अब आगे देखेंगे हम लोग, जब हमारे जो डाइस की कंडीशन दी जाएगी वो 3 होंगे, जब 3 पासे दिए जाएंगे। अब 3 पासे दिए जाएंगे, इनमें हमसे अपोजिट फाइंड करने के लिए बोल देगा, किसी का अपोजिट फाइंड करने के लिए बोल दे, जैसे 6 का बोल दे अपोजिट फाइंड करने के लिए, या 4 का अपोजिट फाइंड करने के लिए बोल दे, या 1 का अपोजिट फाइंड करने के लिए बोल दे, किसी का भी अपोजिट फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो अब जब 3 पासे दिए जाएंगे तो हम अपोजिट किस प्रकार से फाइंड करेंगे आगे देखेंगे। तो इसमें कंडीशन वही होगी हमारी कि इसमें हम पासे हमारे 2 या 2 से कितने भी ज्यादा दिए जाएंगे, हमें केवल 2 पासे ऐसे लेने हैं जिनमें केवल एक नंबर कॉमन मिल जाए। जैसे इसमें हमने देखा 6 1 4 दिया गया और सेकंड नंबर जो पासा दिया गया है हमारा, सेकंड नंबर जो पासा दिया गया है इसमें 3 5 और 6 दिया गया। तो हमने फर्स्ट और सेकंड पासे को लिया, फर्स्ट और सेकंड पासे में हमें कॉमन क्या मिला 6 कॉमन मिला। तो 6 के बाद अब हम क्या करेंगे, जब एक नंबर कॉमन मिल जाता है तो हमें पता है क्या करना होता है, उसे क्लॉकवाइज घुमा के लिख देना होता है। तो 6 लिखा और 6 के बाद क्या आया 4 के बाद क्या आया 1। इसी प्रकार से इसे भी करेंगे, इसे भी क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो जो सेम जो कॉमन नंबर होगा उसे कॉमन नंबर के सामने लिखेंगे, उसके बाद आगे क्लॉकवाइज क्या मिला 3 और उसके आगे क्या मिला 5 मिला। तो यहां से 1 का अपोजिट क्या आ गया 5 आ गया, 4 का अपोजिट क्या आ गया 3 आ गया और 6 का अपोजिट क्या होगा, जो यहाँ पर नंबर प्रयोग में नहीं लिया गया है वही 6 का अपोजिट हो जाएगा और वो नंबर कौन सा है 2। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां से किसी का भी अपोजिट पूछे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और जब 2 या 2 से अधिक पासे दिए जाएंगे तो हम चाहे फर्स्ट और सेकंड को ले, सेकंड या थर्ड को ले, या थर्ड या फर्स्ट को ले, जो अपोजिट आएंगे वो हमेशा सेम आएंगे। कभी भी कंडीशन ये नहीं होगी कि फर्स्ट और सेकंड को लेने से अपोजिट हमारे ये आए और फर्स्ट और थर्ड को लेने से अपोजिट हमारे दूसरे हो जाए, वो कंडीशन हमारी गलत होगी। तो देख लेते हैं फर्स्ट और थर्ड से।
तो फर्स्ट और थर्ड में हमें 2 नंबर कॉमन मिले, 4 और 1, 4 और 1। तो यहां से 2 का अपोजिट क्या मिला हमें, 6 मिला, और यहां से भी हमें 2 का अपोजिट क्या मिला था, 6 मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फांसे की कंडीशन दी गई वो बिल्कुल सही दी गई। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, जब 3 से ज्यादा फांसे दिए जाएंगे, आगे आ जाएंगे हमारे, जब 3 से भी ज्यादा पासे दिए जाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, और इसमें हमारे पासों की जो संख्या दी गई वो कितनी दी गई, 4 दी गई। अब इसमें अपोजिट फाइंड करने के लिए बोल देगा कि ए का अपोजिट बताओ क्या होगा, या सी का अपोजिट बताओ क्या होगा, या बी का अपोजिट बताओ क्या होगा। किसी का भी अपोजिट यहां पर हो सकता है। देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब इसमें भी वही कंडीशन, जो पासों की संख्या 4 दी गई है, उनमें से कोई भी 2 पासे ऐसे उठाएंगे जिनमें से केवल एक अक्षर कॉमन मिल जाए। जैसे हमने पासा लिया पहले में दिया गया डी, सी और ई। इसकी तुलना, इसकी कंपैरिजन हमने सेकंड पासे से करवाई। तो फर्स्ट पासे की जब कंपैरिजन सेकंड पासे से हमने करवाई, तो यहां पर हमें जो कॉमन पार्ट मिला दोनों में, वो मिला सी और डी। यहां पर दो ऐसे फेस हो गई जो हमें कॉमन मिल गई। तो अब यहां से जब अपोजिट फाइंड करेंगे तो केवल ई की अपोजिट फाइंड हो पाएगा कि ई का अपोजिट क्या होगा, बी होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें वो पासे लेने हैं जिसमें केवल एक फेस कॉमन हो, ये 2 फेस कॉमन ना हो। तो एक फेस कॉमन के लिए हमने देखा कि फर्स्ट और थर्ड जब डाइस हमने ली, तो फर्स्ट डाइस में हमें सी और थर्ड डाइस में भी सी, ये दोनों हमें कॉमन मिले, सी और सी कॉमन मिले। कंडीशन फिर से वही लगाएंगे कि सी और सी के बाद फिर से उसे क्लॉकवाइज घुमा के लिखो या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखो। दोनों ही कंडीशन, जो दोनों में कंडीशन लगेगी, एक ही कंडीशन फॉलो होगी, चाहे क्लॉकवाइज लिख सकते हैं हम या उसे एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। तो सी के बाद हमने इसे घुमाया क्लॉकवाइज, तो क्या मिला, ई मिला, और ई के बाद हमें क्या मिला, डी मिला। वही कंडीशन इसमें भी फॉलो की हमने। सी जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट के सामने लिखा, क्लॉकवाइज इसे घुमाया, तो सी के बाद मिला बी और बी के बाद मिला हमें ए। तो यहां से डी का अपोजिट हुआ ए, ई का अपोजिट हुआ बी, और सी का अपोजिट वो हो जाएगा जिसका प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा है जिसका प्रयोग नहीं हुआ, ए बी सी डी ई, तो आगे अगला कौन सा नंबर आएगा, एफ आ जाएगा। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यहां से पासे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी कंडीशन पासे की दी जाएगी, हमें केवल इतना याद रखना है कि हमें केवल 2 पासे लेने हैं। उन दोनों पासों में केवल ऐसा नंबर देखना है जिसमें केवल एक पार्ट कॉमन हो, उसे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इस प्रकार से लिखेंगे और अपोजिट फाइंड कर देंगे। इसी प्रकार से जो कंडीशन इसमें लगी है फर्स्ट और थर्ड में, देख लेते हैं आगे क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि यही कंडीशन आगे वाले पार्ट में भी है या गलत हो रहा है। तो हमने कंडीशन ली सेकंड और फोर्थ। जब हमने सेकंड और फोर्थ को देखा तो इसमें भी हमें कॉमन पार्ट मिला सी, इसमें भी हमें कॉमन पार्ट मिला सी। तो अब इसी प्रकार से फिर से उसे घुमाएंगे, सी के बाद डी, डी के बाद बी। इसमें से जो कॉमन पार्ट के सामने क्लॉकवाइज घुमा दिया, ए और ई। तो यहां से भी देखो बी का अपोजिट ई आया था और यहां से भी बी का अपोजिट ई आया। यहाँ पे डी का अपोजिट ए था, यहां से भी डी का अपोजिट ए आया। यहां से सी का अपोजिट एफ था और यहां से भी सी का अपोजिट एफ ही आया। तो यहाँ पर जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमारी कभी भी
बदलती नहीं है, चाहे हम फर्स्ट और सेकंड थर्ड को ले या सेकंड और फोर्थ को ले। किसी भी पासे का कंपैरिजन किसी भी पासे के साथ करवाएं, हमारी अपोजिट कभी भी इसमें बदलती नहीं है। यदि किसी भी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है कि फर्स्ट और थर्ड को लेने से हमारी अपोजिट दूसरी आई और सेकंड और फोर्थ को लेने से हमारी अपोजिट दूसरी आई, इसका अर्थ ये होगा कि वो हमारा क्वेश्चन गलत है। तो अब आज के लिए इतना ही। अभी डाइस का टॉपिक बहुत सारा बाकी है, आगे अगली आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। अब आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों को ये डाइस का जो टॉपिक था अभी तक जो पढ़ाया गया वो समझ में आया या नहीं आया। अगर आया, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।